आज यूनिट 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 5 करेंगे। इसमें हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग करेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलन। अगर हमें किसी दो तापों पे T1 और T2 पे द्रव के दो वाष्प दाब P1 और P2 ज्ञात हों, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण की सहायता से हम उसके गलन की गुप्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 95 डिग्री पर जो है वाष्प दाब 634 है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 mm है। तो जल की गुप्त ऊष्मा की परिकलन करना है हमें, तो हम क्लैपेरॉन क्लॉसियस समीकरण लेंगे और यहाँ से हमारे पास P1 P2 हमें दे रखे हैं इन्होंने 634 और 760, और क्योंकि ये दोनों एक रेशो में है तो हमें इसके मात्रक बदलने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एच न्यू हमें ज्ञात करना है। आर का मान जो है वो हम 8.3 जूल ले लेते हैं, तो और T1 और T2 की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, और जब इन सब वैल्यूज़ को रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच न्यू का मान आ जाता है 41.298 किलो जूल। तो इस तरह से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलन, अगर हमें दो वाष्प तापों पर वाष्प ताप ज्ञात है तो डेल्टा एच न्यू की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद है क्वथनांक एवं हिमांक का परिकलन। यदि किसी द्रव का हिमांक या क्वथनांक किसी एक दाब पर ज्ञात है और अन्य दाब पे हम उसका क्लैपेरॉन क्लॉसियस की समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कि 787 mm दाब पर जल का क्वथनांक क्या होगा यदि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान 536 कैलोरी प्रति ग्राम हो। अब देखो कि जो सामान्य वायुमंडलीय दाब जो कि एक वायुमंडलीय होता है या 760 mm होता है, यहाँ पर क्योंकि जल का क्वथनांक 787 mm पे पूछा है तो इसलिए हम जो वायुमंडलीय दाब लेंगे वो भी mm यूनिट में ही लेंगे। अगर ये वायुमंडलीय में दिया होता तो हम एक वायुमंडलीय लेते, अब क्योंकि mm में दिया है तो mm में जल का जो वाष्प दाब है क्वथनांक वो होता है 760 उसके क्वथनांक पर। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यहाँ से हमने क्लैपेरॉन क्लॉसियस समीकरण लिखी, तो log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच न्यू बाई 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। यहाँ से हम लोगों ने P2 और P1 दोनों की वैल्यू रख ली और डेल्टा एच न्यू का मान जो है दे रखा है हमें 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम दे रखा है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल की आ जाएगी हमारे पास ऊष्मा। क्योंकि यहाँ पे मोलर गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए हमने यहाँ पे इसको 18 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर T1 का वैल्यू रख देंगे 373 और T2 की निकाल लेंगे इससे वैल्यू हम। T2 की वैल्यू इससे ज्ञात की जा सकती है, लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से निकालकर, और यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद T2 की वैल्यू पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि यदि किसी अन्य ताप पर वाष्प दाब की गणना करनी है तो पहले किसी द्रव का T1 पर वाष्प दाब P1 है, T2 पर P2 है, तो उसकी द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पहले जैसे हमने एग्जाम्पल से निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के वाष्प दाब की गणना करनी है यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब हमें दे रखा है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हमें निकालना है, तो P1 निकालना है, P2 760 mm है, T1 की वैल्यू 358 केल्विन है और T2 की 373 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं। और डेल्टा एच न्यू जो है 540 दे रखा था प्रति ग्राम, तो इसे हम मोल में बदलेंगे तो 1 ग्राम की अगर 540 है तो 18 ग्राम के निकालने से 1 मोल की वाष्पन ऊष्मा आ जाएगी, क्योंकि 18 यहाँ पर जल का अनुभार है इसलिए हमने इसको 18 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास आ जाएगा log P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा एच न्यू 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखेंगे, log 760 बाई P1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे हम। एंटी लॉग की वैल्यू एंटी लॉग टेबल से निकालने के बाद जब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से P1 का मान आ जाता है 438.8 mm।
क्योंकि P1 का मान P2 का जो मान है वो भी mm में था, इसलिए जो हमने P1 का मान कैलकुलेट किया है वो भी हमारे पास mm में ही आया है। तो जो यूनिट P2 के थे वही यूनिट P1 के हमें प्राप्त हो गए। इसके बाद है मोलन उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना। मोलन उन्नयन स्थिरांक क्या होता है कि जब हम किसी भी द्रव का जो है जब हम उसका क्वथनांक लेते हैं और उसमें विलायक में किसी विलय को मिला देते हैं तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। जैसे जल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलता है, लेकिन अगर हम उसमें कोई दूसरा पदार्थ NaCl या कोई भी चीज़ मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन होना। तो क्वथनांक का जो उन्नयन है वो डेल्टा TB से शो करते हैं। जैसे मान लीजिए प्योर जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है और अगर उसमें हम नमक मिला दें तो वो 101 पे उबलता है, तो डेल्टा TB की वैल्यू 1 होगी। तो ये डेल्टा TB है कि हम प्योर जो सोलवेंट है उसका कितना क्वथनांक लेते हैं और जो उसमें कोई हम विलायक मिलाते हैं तो उसमें जो उसका क्वथनांक आता है तो उसके अंतर को हम कहते हैं डेल्टा TB। तो हमने क्या किया कि एक W ग्राम विलय लिया है जिसका अनुभार स्मॉल m है, उसको 1000 ग्राम विलायक में विलय किया है तो उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा TB। यहाँ पे जो है KB का जो है मान होता है, KB है उसका स्थिरांक है उसका विलेयता का, तो इक्वल टू होगा उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं, ये होगा m विलय का जो है अनुभार है, W उसका वेट है विलय का, और ये दोनों के उन्नयन कहलाएगा ये क्वथनांक का, यानी कि जो विलय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हुई है उसका मान डेल्टा TB के बराबर है। हमने शुद्ध विलायक लिया जिसका क्वथनांक T है और जब उसमें कोई पदार्थ मिलाया तो उसका क्वथनांक बढ़ गया और T प्लस डेल्टा TB हो गया, और वायुमंडलीय दाब P1 है। यदि विलायक का वाष्प दाब T प्लस डेल्टा TB पर ताप पर दाब P2 हो तो क्लैपेरियन-क्लॉसियस समीकरण से हम देखते हैं कि ln P2/P1 बराबर होगा L/R 1/T1 माइनस 1/T2। तो 1/T तो पहले जो उसका क्वथनांक था और T2 हो गया जो बढ़ा हुआ अब उसका ताप है। अब हम इसको आगे जो है इसका LCM लेके इसको खोलते हैं, फिर अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। अब डेल्टा जो TB है वो बहुत ही कम होता है, जैसे अगर मान लीजिए T 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डेल्टा TB की वैल्यू 0.01 या कुछ ऐसे होगी, जो कि T के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। तो इसलिए T के कंपैरिजन में डेल्टा TB को हम छोड़ सकते हैं, तो ये यहाँ पर रह जाएगा नीचे T², तो आ जाएगा ln P2/P1 इज इक्वल टू L/R डेल्टा TB/T²। इसी तरह से लेफ्ट साइड में ln P2/P1 को भी हम रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 + P2 - P1/P1। अगर हम इसको LCM लेके वापस करेंगे तो P1 से P1 कट जाएगा और वापस यही आ जाएगा, यानी हमने इस टर्म को इस तरह से अरेंज किया है। इस तरह को उससे हमने अरेंज इसलिए किया है क्योंकि जो लोग 1 + x है उसका एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। उसका एक्सटेंशन होता है 1, जो उसका एक्सटेंशन होता है x - 1/x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 तो इसलिए हमने इस L को 1 + x फॉर्म में लिख लिया है। तो जब हम 1 + इसको x फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ आएगा x + x² माइनस x² प्लस x³ 3 इस तरह से आते हैं। तो जो पहला पद है वो तो x हो गया और बाकी x² होंगे। तो क्योंकि P2 - P1/P1 ये बहुत ही छोटी टर्म होती है तो इसके आगे जो स्क्वायर वाली टर्म्स होगी उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यानी कि अगर ये टर्म बहुत छोटी है तो लोग 1 + x को खाली x लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको 1 + P2 - P1/P1 के फॉर्म में लिखा है और खाली लोग 1 + x हो जाएगा सिर्फ x। ये एक्सटेंशन से लोग 1 + x के हम पता लगा सकते हैं। तो अब लेफ्ट साइड में ln P2/P1 की जगह हम लिखेंगे P2 - P1/P1। अब ये है कि वाष्प दाब में परिवर्तन कितना परिवर्तन हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल जो है उसका वाष्प दाब। तो ये जो दाब होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। तो जो प्योर विलायक था और जो विलयन बनाया है उसके वाष्प दाब में अंतर विलय के मोलों की संख्या के बराबर होगा और जो विलायक है उसकी मोलों की संख्या के बराबर जो होगा n इक्वल होगा। तो P2 - P1/P2 की जगह हम लिख सकते हैं n/n।
तो यहाँ से हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में यहाँ पे ln P2/P1 की जगह हम लिख सकते हैं n/n। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब डेल्टा TB को लेफ्ट साइड पे रखते हुए n/n RT²/L। n मतलब विलेय के मोल्स तो W/m और विलायक के मोल W/m, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। यदि हम विलेय के 1 मोल विलयन को 1000 ग्राम विलायक में लें, यानी कि W/m तो 1 हो जाएगा क्योंकि विलेय के 1 मोल लिए हैं और विलायक के 1000 लिए हैं, तो वेट उसका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा TB RT²m/L × 1000। और इस कंडीशन के अंदर जो उसकी हीट होती है वो हमें कहलाती है मोलर गुप्त ऊष्मा। तो इसको हम किससे शो करेंगे, LV से शो कर देंगे, L से शो कर देंगे। अब KB की जो वैल्यू थी वो थी m × डेल्टा TB/W। तो यहाँ से डेल्टा TB का हमने वैल्यू रख दी है और यहाँ से KB आ गया RT²/1000 × LV। ये m प्रति मोल जो वाष्पन की ऊष्मा होती है उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम लिख सकते हैं। तो ये LV से शो हो गई है हमारे पास। तो यहाँ से हम जो है KB का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इसके बाद है मोलर अवनमन स्थिरांक, कि जब हम जैसे मोलर उन्नयन होता है उसी प्रकार अवनमन भी होता है कि जब हम किसी विलायक में किसी ठोस को मिला के उसका विलयन बनाते हैं तो उसका हिमांक या क्वथनांक की वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके लिए जो स्थिरांक है हमारे पास मोलर अवनमन स्थिरांक वो KF है। तो जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी इसकी उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू RT²/LV, तो अवनमन स्थिरांक की वैल्यू होगी KF = RT²/1000 × LF। यहाँ पे LF गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी प्रति ग्राम। फिर जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना। अगर हम फॉर्मूले में देखें तो जल का क्वथनांक जो है T 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक वायुमंडलीय दाब पर 373 केल्विन में, और जल की जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। अब क्योंकि गुप्त ऊष्मा हमने कैलोरी में ली है तो R की वैल्यू भी हम कैलोरी में ही लेते हैं, ये है 1987। और ये जो KB का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये फॉर्मूला इसमें इन सब वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो हमारे पास आती है ये 0.512 प्रति 1000 ग्राम्स। तो यहाँ से हमने निकाल ली जल की मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान। इसी तरह से जल के मोलर अवनमन स्थिरांक का मान, जल का हिमांक T 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में लेंगे तो 273 केल्विन आएगा। और जल के गलन की जो गुप्त ऊष्मा है ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। फिर R की वैल्यू हम 1987 ही लेंगे क्योंकि जो इसका कैलोरी में मान है 1987 ही होता है। और जब हम इन सब वैल्यूज़ को रखेंगे तो इसके गलन की गुप्त ऊष्मा का मान आएगा 1.85 प्रति 1000 ग्राम। तो इस तरह से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला तो यही प्रश्न आ सकता है कि क्लेपेरॉन क्लासियस समीकरण के अनुप्रयोग लिखिए, या ये आ सकता है कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसमें छोटे क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्लॉसियस-क्लेपेरॉन समीकरण की सहायता से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। एक न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके ऊपर बेस छोटे छोटे। और मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक आप क्लेपेरॉन क्लॉसियस समीकरण की सहायता से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, समझाइए। ये एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। और क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण लिखिए तथा इसकी उपयोगिता की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस पे प्रश्न आ सकता है एक बड़ा, जो कि C पार्ट में होता है। और न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते ही हैं। और एक इस तरह से आ सकता है कि किसी विलायक के मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्थापित कीजिए। और इसी तरह से किसी विलायक के मोलर अवनमन स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और एक एक नंबर का ये भी आ सकता है कि क्लेपेरॉन क्लॉसियस समीकरण लिखिए, तो उसमें एक नंबर का आ सकता है क्वेश्चन आपके। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं।